ऑल राइट। सो कल की क्लास में मैंने आपको बोला था कि पीरियोडिक टेबल आपको याद करना है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। याद हो गया? हाँ, चलो देखते हैं। बताओ, सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर उसी ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अच्छा, फ्रांसियम कैसा है बेटा? रेडियो एक्टिव। फ्रांसियम क्या है? हाँ जी, तो याद रखना, दिस इज रेडियो एक्टिव। एंड हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल, ये कोई मेटल नहीं होता। इसको छोड़ के बाकी सभी के सभी क्या है बेटा? सब के सब, यहां तक कि ये भी, ये सब मेटल। एक खास बात जानते हो आप, ये सारे मेटल्स तो हैं, बट ये बिल्कुल अलग कैटेगरी के मेटल है। नॉर्मली मेटल क्या सोचते हो? हार्ड होंगे, जैसे आयरन। आयरन मेटल है, हार्ड होता है। हाँ, ये सब देखो अगल बगल तुम्हारे सामने इक्विपमेंट जो बने हुए हैं, उनका बेस क्या है? आयरन ही तो है। तो ये हार्ड है बहुत। जबकि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ये सब बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर नाइफ लेकर के इनको कट करो तो नाइफ से भी कट हो जाएंगे, इतने सॉफ्ट है। सो दे आर वेरी सॉफ्ट। इनका सरफेस काफी ज्यादा शाइनिंग होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। मतलब तुम इन्हें नॉर्मल एयर में छोड़ नहीं सकते हो, तुम इनको पानी के अंदर भी नहीं रख सकते हो। दो ही चीज तो है भाई, हम एटमॉस्फेयर में रखे या पानी में। इनको बचाने के लिए अलग से वैक्स की कोटिंग करनी पड़ती है कि इनका सरफेस एक्सपोज ना हो जाए एटमॉस्फेयर से या वाटर से। समझ आ रहा है? लिखो ये बात। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आर मेटल्स। हाँ, ठीक है, ओके। एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टी वाइज नहीं। ओके बेटा, यहां तक हो गया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आर मेटल्स। लिखो, इसके आगे लिखो, दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। कितने सॉफ्ट होते हैं ये? कितने सॉफ्ट होते हैं? बोलो। इतने सॉफ्ट कि ये नाइफ से भी कट किया जा सकते। लिखो, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी chopped easily by knife. Can be chopped easily by knife. अगला पॉइंट क्या है? दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, ओके। अच्छा, एक्सट्रीमली रिएक्टिव। एयर के साथ क्या करेंगे? एयर में ऑक्सीजन होता है, आप लिथियम से रिएक्ट कराओगे तो ये Li2O बना लेता है। सोडियम से रिएक्ट कराओगे तो ये Na2O2 बना लेता है बेटा। पोटेशियम से रिएक्ट कराओ तो KO2 मेन प्रोडक्ट है इसका, और रुबिडियम से रिएक्ट कराओगे तो ये RbO2 बनाता है, मेन प्रोडक्ट है इसका। सीजियम से कराओगे तो CsO2 बनाता है। ये तीनों को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड है ये? सुपर। ये कौन सा है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड। और ये नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। यहां तक क्लियर है सबको? बोलिए। चलिए, अच्छा भाई, क्या खास बात है पेरोक्साइड में? कि बेटा यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, -1 -1। ये क्या है? दिस इज बेसिकली O2 माइनस, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? सुपर ऑक्साइड। सबको क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, ये क्या होता है भाई? नॉर्मल ऑक्साइड O-2 वाले कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? O-2।
नोट करिए। हो गया बेटा? अच्छा, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड, और इनमें क्या डिफरेंस है? तो देखो, जब आप Li2O को पानी में डालते हो HOH, तो क्या बनता है? जो O-2 है ना, वो प्रोटॉन लेके हाइड्रोक्साइड बनाता है, LiOH। जो पेरोक्साइड है ना बेटा, वो हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा, क्योंकि ये O2-2 है। देखो, एक माइनस, दो माइनस, तो दो प्रोटॉन लेगा, तो क्या बनाएगा? H2O2। और क्या बनाएगा बेटा? हमेशा पेरोक्साइड पानी के अंदर डालोगे ना, तो H2O2 मिलता है। और क्या है? तो Na यहाँ पे है, H निकाल लोगे तो OH बचेगा, तो साथ में NaOH भी बनेगा। इंटरेस्टिंगली, अगर सुपर ऑक्साइड लेते हो, तो सुपर ऑक्साइड पानी के साथ ये तो देगा ही, हाइड्रोक्साइड भी देगा। एक अलग सी चीज इसके अंदर आती है, वो है ऑक्सीजन। पता है, इसके इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये सॉलिड होता है ना, सारे सॉलिड है बेटा। इसके इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो सबमरीन्स होती है ना, जिनको हिंदी में पनडुब्बी बोलते हैं, समंदर के अंदर बहुत टाइम तक नीचे रहता है। अब सोचो, जरा सोचो, हम सभी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए भाई। एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारा है ऑक्सीजन, वो तो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। सबमरीन का अपना एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, उसके अंदर तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा ना। इतने सारे लोग हैं, ब्रीद इन करेंगे ऑक्सीजन, CO2 निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर तो लिमिटेड सप्लाई है। तो क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद सफोकेशन होने लगेगा, एंड पीपल विल डाई बिकॉज ऑफ डिप्राइवेशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर क्या करें? तो उसमें बोलते हैं कि सबमरीन के अंदर ऐसे सॉलिड लेके चलो, इसको भर करके रखो अपने पास। जब ऑक्सीजनेटेड करना हो एनवायरनमेंट को, तो इसमें से सॉलिड उठाया, पानी में डाल दिया। पानी में डाल देंगे तो ऑक्सीजन निकलेगा बाहर, एनवायरनमेंट ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर से काम चलेगा कुछ टाइम तक। तो ऐसे रेगुलर सप्लाई के हिसाब से करते हैं, पूछता भी एग्जाम में। तो आंसर क्या है? KO2 कैन बी यूज्ड इन सबमरीन्स टू सप्लाई ऑक्सीजन। नोट करते चलो ये सब। नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड, पेरोक्साइड आपको ये देगा, सुपर ऑक्साइड विल गिव यू पेरोक्साइड, ये एंड साथ में ऑक्सीजन। सुपर ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर क्या देते हैं बेटा? ये दे इवॉल्व ऑक्सीजन। सभी को क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़े। ओके जी, चलो मैंने आपको समझा दिया। आपको मैंने समझाया, क्या समझाया अभी? कि भाई ये एयर से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेते हैं। अगर इनके बजाय अगर मैं इनको पानी से एक्सपोज करूं, लिथियम प्लस वाटर फॉर्म्स Li2O, सोडियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स, सॉरी माय बैड, lithium plus water will form lithium hydroxide, sodium plus water will form NaOH। अच्छा, साथ में ये दोनों ही हाइड्रोजन गैस देते हैं। लिथियम भी हाइड्रोजन गैस, सोडियम भी हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम लेंगे तो वो भी हाइड्रोजन गैस देता है। तीनों के तीनों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ऐसा क्यों? तो आप देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट से देखो, ये 0 है बेटा, ये कहां जा रहा है?
+1, खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो कोई ना कोई स्पीशीज तो होगा जिसका रिडक्शन होना चाहिए। कौन है रिड्यूस होने के लिए, जो हायर स्टेट में हो। ऑक्सीजन ऑलरेडी -2 में है भाई, इससे नीचे तो नहीं जा सकता, लेकिन हाइड्रोजन +1 में है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज होकर के इसका क्या हुआ, सॉरी, ये रिड्यूस होकर के H2 में जाता है। ऑक्सीजन ऑलरेडी -2 में है तो कुछ नहीं हो सकता है, ये ऑक्सीडाइज और ये रिड्यूस। तो हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, और ये रिएक्शन कई कई केसेस में तो देखा गया है एक्सप्लोसिव होता है। मैंने अपने चैनल पे एक ऐसा उसके एक्सपेरिमेंट्स की क्लिप को मैंने डाल रखा है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा तुम लोग को, ठीक है ना। सोडियम के बारे में बना के डाला है। ओके, चलो और एक अच्छी चीज आपको समझाता हूं। पता है, मेटल्स आर जनरली डेंस मतलब हाई डेंसिटी होती। भाई 1 लीटर पानी को अगर आप उठाओगे तो वो 1 किलोग्राम ही होता है। 1 लीटर मर्करी लिक्विड को उठाओगे ना, 13.6 किलोग्राम होता है। इतना हैवी, मतलब 13 किलो की बाल्टी एक तरफ, 13 लीटर की बाल्टी एक तरफ, इनफैक्ट 14 लीटर मान लो, 14 लीटर की, और दूसरे तरफ 1 लीटर मर्करी, दोनों एक जैसा ही वेट है दोनों का, लेकिन वॉल्यूम में देखो कितना डिफरेंस है। तो मेटल्स आर जनरली डेंस, बट पता है इन मेटल्स में क्या खास बात है, दे आर मच लाइटर, और ये पानी से भी हल्के होते हैं, इसलिए पानी के ऊपर ये फ्लोट करते हैं। सभी के सभी नहीं भाई, जिनकी जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। सोडियम तो करता है जी, पोटेशियम भी करता है। अब आपको मैं टास्क दे रहा हूं, थोड़ा ढूंढ के लेके आना कि और कौन है इस पूरे एस ब्लॉक में जिसकी डेंसिटी पानी से कम है। ठीक है, ये आपको मैं टास्क दे रहा हूं, थोड़ा पढ़ो, उसमें से ढूंढ के लेके आओ। कहां मिलेगा आपको, एस ब्लॉक के अंदर मिलेगा, क्लास 11। तो पुराने एनसीईआरटी में ढूंढो, मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, चले आगे बढ़े फिर। हाँ, तो ये तो हो गया किसके बारे में, ग्रुप 1 के बारे में। सबको याद था ये, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। आ जाओ अगला देखते हैं, मिटा दूं। ग्रुप 2 के बारे में देखते हैं भाई। ग्रुप टू में कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम, यही है ना। हाँ, कौन नहीं है, बेरिलियम है ग्रुप 2 में। अब मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, अरे सुन तो लो। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम सभी हैं। ये सब को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं कंसीडर करते, नॉट कंसीडर्ड, बट ग्रुप 2 का तो मेंबर है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो पिछला वाला था लिथियम से लेकर के फ्रांसियम तक, इनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं इनको, एल्कली। समझ में आया, ये एल्कली मेटल है और ये क्या थे, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली का मतलब क्या होता है, बेसिक। एल्कलाइन का भी मतलब बेसिक ही होता है। सो एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसका मतलब ये क्यों अलग कर दिया गया है, रीजन ये है कि बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोट्रिक होता है। एम्फोट्रिक का मतलब क्या है, हाँ जी, एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करें। लिखो ये बात,
ग्रुप 2 में। Got it? Huh? So except beryllium, rest of the other members are the part of alkaline earth metal. But सभी के सभी किसमें है बेटा? ग्रुप 2 का पार्ट है। यहां तक सबको याद है? आइए चलिए अब हम लोग इनकी भी प्रॉपर्टी मोरलेस कैसी होती है, जैसे कि हमारा क्या था, एल्कली मेटल का था, रिएक्टिव है। हाँ, अब पानी से हल्के नहीं है, उससे तो भारी है। रिएक्टिविटी एल्कली मेटल जितना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कौन सी फैमिली पे आते हैं अब हम लोग? बोरॉन फैमिली जिसको बोलते हैं। बोरॉन फैमिली का पहला मेंबर बताओ। अगला एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, NH, Ni, NH, निहोनियम, निहोनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, ये सभी कौन से मेंबर हैं बेटा? इनको क्या बोलते हैं हम? बोरॉन फैमिली। अच्छा, बड़ा मजेदार चीज ये है कि डी ब्लॉक और एस ब्लॉक हाइड्रोजन हटा दो तो सारे मेटल्स हैं। इस जगह पे आपको मेटल नॉन मेटल सब मिलेंगे, मेटल भी, नॉन मेटल भी, मेटलॉइड भी। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, ये सब मेटल हैं और ये मेटल नहीं है। क्या है ये? कुछ किताबों में इस पे नॉन मेटेलिक लिखा हुआ है, कुछ किताबों में इसको मेटलॉइड में रखा हुआ है। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज बाउंड्री लाइन पे है। नॉन मेटल एंड मेटलॉइड दोनों की कैरेक्टर इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल में एग्जाम में पूछे तो भी बोरॉन को आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेटल सिर्फ ये हैं, और याद रहेगा सबको, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ। जैसे आपने कुछ मेटल सुने होंगे, कौन से? मर्क्यूरी सुना है ना? मर्क्यूरी के अंदर कुछ खास बात है? क्या खास बात है? हाँ, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। बिल्कुल सही, तुम्हारा भी बात सही है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ऐसा कोई और मेटल है जो रूम टेम्परेचर के आसपास लिक्विड हो? तो आंसर है सीजियम। एल्कली मेटल में सीजियम भी है वैसे ही ना, मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। इसमें गैलियम है। गैलियम का मेल्टिंग टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री के आसपास है, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। एंड 30 डिग्री सेल्सियस और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 36 के आसपास। बिल्कुल सही। तो अगर आप गैलियम अपने पाम में यानी हथेली पे रखोगे तो पिघल जाएगा, बिल्कुल जैसे नारियल का तेल होता है ना। अभी के टाइम में तो खैर अब उतनी गर्मियां आ गई हैं, अदरवाइज ठंड के टाइम में फ्रोजन होता है, हाथ में काफी टाइम तक रखे अपने आप पिघल जाता है, होता है ना। सो 36 पे तो पक्का मेल्ट कर जाएगा। सो गैलियम को अपने हथेली पे रखोगे मेल्ट कर जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। सो गैलियम इन सभी में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट रखता है ना, बहुत कम। गॉट इट? चलो, अच्छी बात है। अब इसके बाद अगला आते हैं, कौन सा है? ये बोरॉन फैमिली था। अब आते हैं कार्बन फैमिली पे। कार्बन फैमिली में कौन कौन है भाई? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
हाँ जी, स्टैनम, स्टैनम बोलते हैं इसको। और इसका दूसरा नाम क्या है, कॉमन नेम, जिससे हम सभी जानते हैं, टिन। स्टैनम इसका लैटिन नेम है, जहां से SN आया है। पीबी क्या होता है, लेड। प्लम्बम, क्या नाम होता है इसका लैटिन नेम, प्लम्बम, वहां से आया है ये पीबी। सो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड इसको बोलते हैं। इसके नीचे बताओ, बोलो बोलो, इसका प्रोनाउंस कैसे करेंगे? बोलो 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 बोलो, कोई बात नहीं। चेक करो, लिस्ट है ना सबके पास, चेक करो उसको, चेक करके बताओ, स्पेलिंग बोलो। चेक करो भाई, ये सही है। फ्लेरोवियम, 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 क्या हुआ ये? तो ये न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है ना। आप देखोगे 3-4 साल पहले का पीरियोडिक टेबल तो आपको उसमें ये नहीं दिखाई देगा, बट अभी रिसेंट वाला देखोगे तो उसमें आ गया है ना। तो कार्बन एंड सिलिकॉन, ये दोनों को किस में रखा गया है? आइडियली तो वैसे कार्बन के पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, बट सिलिकॉन के पास भी डोमिनेटिंग ऑन। तो कार्बन एक्सक्लूसिवली नॉन मेटल है, इसको बोलते हैं मेटलॉइड हैविंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये दोनों हालांकि मेटलॉइड के जोन में आते हैं। चलो मैं कार्बन को ही सिर्फ रखता हूं, और ये सब क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड मेटल। फ्लेरोवियम, ये सुनो, तो नॉन मेटल हो गया, मेटलॉइड हो गया एंड मेटल हो गया। ये कौन से फैमिली का है बेटा? कार्बन फैमिली। मैं भी पूछूंगा आप लोगों से ना, कार्बन फैमिली के मेंबर्स। कोई खास बात इसमें, कोई खास बात? आप जानते हो पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? सेमीकंडक्टर में कौन से दो एलिमेंट यूज होते हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सो मेनली सिलिकॉन ड्रिवन इंडस्ट्री है अभी, बोलो। तो अब वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी आपको बता दूं, ये बड़ा डेंजरस एलिमेंट, लेड। एक जमाना था जब लेड का मेटलर्जिकल प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ करता था, जैसे आज के टाइम में आयरन का प्रोडक्शन होता है। अब देखो, जहां देखो वहां आयरन का यूज है भाई। घर बनाने के लिए जो मोटे मोटे सरिया यूज होते हैं, उसमें क्या यूज होता है? आयरन का ही। इसकी आराम से रिफाइनिंग प्रोसेस करा करा के तरह तरह के छड़ निकाले जा रहे हैं, हो रहा है ना, बोलो। सब जगहों पे आयरन का प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा है इस समय, क्योंकि सिविल कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहे हैं, उन सब में स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए उसी का यूज किया जाता है। क्लियर है सबको यहां तक? तो इसी तरह से एक टाइम था जब लेड का प्रोडक्शन बहुत होता था, और इतना होता था कि इसका यूज इतना ज्यादा लोग करते थे कि वाटर पाइप में भी लेड, लेड की पाइप यूज होती थी। हाँ, और कंटेनर्स भी इसी के बने होते थे। भाई बताओ, लोहे के कंटेनर्स तो आपने देखे होंगे, है ना, कंटेनर्स। तो लेकिन लेड के साथ एक प्रॉब्लम थी कि एक बहुत ही सिवियर, ब्रेन को ये अफेक्ट करता है लेड के कंपाउंड्स, बहुत ही सीवियरली अफेक्ट करता है लेड के कंपाउंड्स। उसमें है नाम लेड एसीटेट का, और वो इंसान को पागल बना सकता है अगर वो कंटामिनेशन उसका हुआ बॉडी के अंदर, तो इंसान पागल हो सकता है। तो किताबों में अगर आप पढ़ोगे तो रोमन अंपायर के अच्छे अच्छे किंगली लोग जो थोड़ा लेड के यूटेंसिल्स में
स्पेशली अल्कोहल का यूज करते थे, तो उनके साथ इसकी पॉइजनिंग ज्यादा कॉमन पाई गई और सभी पागल होकर के डेथ किए, मेंटली डिस्टर्ब होकर के डेथ किए। तो सोच लो कितना डेंजरस है ये। नॉलेज नहीं था केमिस्ट्री का, तो अच्छे अच्छे राजा महाराजा उन लोगों को लगता था कि भाई ये क्या है। तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं मेटल वगैरह के बारे में। बट एनीवे, सो लेड सबसे खतरनाक है, इसलिए आजकल देखो ड्रिंकिंग वाटर में लेड की पॉइजनिंग चेक की जाती है, मर्क्यूरी की पॉइजनिंग चेक की जाती है कि भाई नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? चल तो ठीक है, तो ये किसके मेंबर्स हुए? कार्बन फैमिली के। अब आते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का एक और नाम भी है, कोई बताएगा? साइनोजन या निक्टोजेंस भी बोलते हैं इनको, मालूम है? चल, तो कौन सा होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और बताओ? मस्कोवियम। एम बोलो। हाँ, मस्कोवियम। मॉस्को है ना, वहीं से है मॉस्कोवियम। गॉट इट? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। क्योंकि सर ये एंटीमोनी का नाम क्या है? स्टीबियम, क्योंकि एस बी कहां से आया? एंटीमोनी में तो कहीं नहीं दिख रहा है। स्टीबियम बोलते हैं इसको लैटिन में, स्टीबियम। ये बिस्मथ है और ये मस्कोबियम, याद रहेगा? हाँ, ये दोनों नॉन मेटल है। ये दोनों मेटेलॉइड, और ये मेटल्स। इसके बाद कौन सी फैमिली बची रह गई? ऑक्सीजन फैमिली, जिसको कैल्कोजेंस भी बोलते हैं। ऑक्सीजन, तो यहां तक नोट कर लिया ना सबने? मैं इसको मिटा रहा हूं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, बोलो, टेलुरियम, पोलोनियम, और बताओ? लिबरवोरियम, एलवी, लिबरवोरियम। ठीक है, तो चलो जी, ऑक्सीजन फैमिली है ये। ऑक्सीजन फैमिली, क्या बोला मैंने? कैल्कोजेंस। ये कैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है? कैल्कोजेंस बोलते हैं ऐसे मेंबर्स को जिनको ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। आप देखो ऑक्साइड के ओर बहुत मिलेंगे, नहीं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब किसके ओर है? ऑक्सीजन के ही। जिरकोनिया, ZrO2, मैग्नीशिया, MgO, लिथिया, Li2O, ये सब ओर के नाम है। सब क्या है? ऑक्साइड ओर। सल्फर के भी बहुत सारे ओर आप सुनते होंगे, PbS, HgS, Ag2S, FeS2, देयर आर सो मेनी, है ना? तो ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स बोला जाता है इनको, है ना? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, जिनको कैल्कोजेंस बोलते हैं। गॉट इट? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम हमारा रेडियो एक्टिव। अच्छा, इसके बाद कौन सा आएगा भाई? हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
एस्टेटाइन। और बताओ, टेनिसन, हाँ बिल्कुल सही, बोलो क्या होता है वो, टी टेनिसन। ओके, ये सभी के सभी, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन, सभी नॉन मेटल। इनको हैलोजेंस बोलते हैं। हैलोजेंस का मतलब क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। आप देखो जितने सॉल्ट होते हैं, आपको मालूम है ना, HCl, HBr, HI, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट। बोलो भाई, बनाता है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट फॉर्म। गेटिंग माय पॉइंट? ओके जी, तो ये हो गया हैलोजेंस, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। इसके बाद बताओ, नोबल गैस, जो पहले जमाने में इसको क्या बोलते थे, इनर्ट गैस, कौन सा है, हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना ये सब। बोलो भाई, हाँ जी सॉरी, ऑर्गेनिसन, ओजी, ऑर्गेनिसन, ओजी भी है, ऑर्गेनिसन। ये सभी के सभी क्या है, नोबल गैस। कुछ खास बात है इनकी, हाँ जी सर, ये पूरे दुनिया के कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स हैं जो एटॉमिक फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप हीलियम गैस ले रहे हो तो वो He2 He3 कुछ नहीं है, वो He ही है, He, वो एटम्स के फॉर्म में ही है, वो कंबाइन। इसीलिए तो उनको इनर्ट गैस पहले बोलते थे कि रिएक्शन नहीं करता। बट आज के टाइम में आपको मालूम है, जेनॉन फॉर्म्स कंपाउंड XeF2, XeO2, इसलिए अब इनको इनर्ट गैस बोलना अच्छी बात नहीं है, तो नाम बदल दिया गया नोबल। मतलब बहुत डिफिकल्टी से जो रिएक्ट करे। तो ये नेटिव फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में आपस में भी कंबाइन नहीं करते हैं। देखो नोबल मेटल्स हैं कुछ, प्लैटिनम, गोल्ड, सोडियम, सब नोबल मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन नोबल मेटल भी आपस में तो बनाए रहते हैं ना, तभी तो वो सॉलिड फॉर्म में हो, नहीं तो वो भी क्या होते, गैस। प्लैटिनम तो बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल है, बहुत ही महंगा है। समझ रहे हो? हम लोग को क्रूसिबल मिलते थे, क्योंकि प्लेटिनम का मेल्टिंग पॉइंट वगैरह बड़ा, बीटेक में जब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमें प्लैटिनम के क्रूसिबल मिलते थे। हमारा पूरा नाम, एड्रेस, सब कुछ लिखवाया जाता था कि जिस लड़के, जो लड़का लेके गया, वो प्लैटिनम का चीज गायब नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो बहुत एक्सपेंसिव होता है प्लैटिनम। सो प्लैटिनम हमारा नोबल मेटल है, बट लेकिन फिर भी उसमें प्लैटिनम, प्लैटिनम के एटम्स एक दूसरे से कंबाइन किए रहते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। ये आपस में भी कोई बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए सब के सब क्या है, गैस। किसी के सामने और मैंने लिखा है क्या, कोई फैमिली ऐसा लिखा है जो सब गैस हो, नहीं, ये गैस है, बॉन्डिंग की टेंडेंसी। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया सबने। तो कहां तक याद हो गया आपको, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक पूरा दिमाग में सेट हो गया। अब डी ब्लॉक का कितने लोगों को याद है, हाथ उठाओ। डी ब्लॉक याद है, वेरी गुड। और किसी को, और किसी को याद है, अर्शवीर को याद है, वेरी गुड। और कोई बेटा, अरिहंत, भूपिंदर, लवप्रीत, किसी को याद है, नहीं? चलो, तो अब डी ब्लॉक के भी एलिमेंट्स को हम याद करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको मैजिक नंबर सिखाता हूं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं।
क्या है? सबसे पहला चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, डी के अंदर देखो, डी का पहले पोजीशनिंग देख लो। पोटेशियम कैल्शियम इस वाले जगह से स्टार्ट होता है, वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, एंड इसके सामने क्या होता है? गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, एंड दैट्स हाउ इट गोस। देखो यहां से लेकर के यहां तक ये है डी ब्लॉक। क्यों डी ब्लॉक में है? आई होप आपको क्लैरिटी है क्यों है। क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, बोलो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी होता है तो इनका जो फिलिंग है वो किस में होता है? डी के अंदर। तो इस वजह से इनको डी ब्लॉक में रखा गया। अच्छा, स्कैंडियम के नीचे कौन सा है? यट्रियम। इसके नीचे लैंथेनम, फिर एक्टीनियम। ये पहले से कर लिया, अब यहां से करते हैं। वाई, फिर जेड जिरकोनियम, यट्रियम, जिरकोनियम, फिर बताओ नियोबियम, एनबी। नियो, मेरे साथ प्रोनाउंस करो, याद रहना चाहिए, नियोबियम। क्या है ये? जेड क्या है? जिरकोनियम। क्या है? जिरकोनियम। इसके नीचे मॉलिबिडिनम। क्या ये? एमएन के नीचे टीसी, टेक्नीशियम। चलो बताओ ये क्या है? ये नियोबियम, ये बोलो मॉलिबिडिनम, ये टेक्नीशियम। जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिबिडिनम, टेक्नीशियम। बोलो। रुथेनियम। नाम एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्या नाम है? रुथेनियम। फिर रुहोडियम, आर एच का मतलब रुहोडियम, RHODI। जब भी ये सब चीज करो तो पीरियोडिक टेबल आपके पास रहना चाहिए, एकदम पास रहना चाहिए। आप निकाल लो पीरियोडिक टेबल, अपने पास रखो। ठीक है ना? ये बड़ा कॉन्साइज सा चीज, बोलो। ग्रेट। चलो बेटा, अब आप इसमें देखो, सबके नाम मैंने आपको एक पीरियोडिक टेबल दिया है। जिनके पास भाई, जो आप लोग बेटा ऑनलाइन जो क्लास लगा रहे हो, वो अपना पीरियोडिक टेबल ओपन करके देखो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम सब लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिबिडिनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, लैंथेनम, हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ओके, फिर एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, डूबियम, सिबॉर्जियम, बोरियम है, हैसियम, मैटनीरियम, डैमस्ट्रेटियम, रोएंजीनियम, कॉपरनेशियम।
उसके बाद तो आप लोग जानते हो नियोनियम, फ्लेवोरियम, फ्लेरोवियम, मस्कोवियम, लिवर्वोरियम, टेनिसिन एंड ऑर्गेनिसिन, है ना। थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा बट आपको दिख जाएगा। ओके, गॉट इट। चलो, तो मैं दूसरा भी यहां तक लिख दिया हूं, यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, निकल के नीचे पैलेडियम, कॉपर के नीचे सिल्वर, जिंक के नीचे कैडमियम। जितना मैं लिख रहा हूं उतना याद रहना चाहिए, ठीक है। लैंथेनम के बाद हाफनियम, टैंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, हाँ, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। बोलो, रदरफोर्डियम, एक्टिनियम के बाद डूबनियम, फिर बताओ, हाँ, एसजी, आरजी तो बहुत आगे है, बोरियम है, हैशियम, एमटी, मैथनीरियम, मैथनीरियम, एमटी। उसके बाद बताओ, डीएस, बोलो, डैमस्टेटियम, डैमस्टेटियम, फिर बोलो, हाँ, फिर सीएन, कॉपरनेशियम है, रोइनजीनियम, इतने हैं। तो चलो फिलहाल मैं लास्ट वाले को स्किप कर देता हूं, लास्ट में यहां तक भी याद करो आप, शैलेश गुप्ता सर तक, ठीक है। सॉरी, आई मीन सुबॉर्जियम तक याद करना है आपको। ओके, बस इतना याद करो, और ये तीनों तो पूरा यहां से वहां तक, है ना। करो, बढ़िया से लग करके करो। अभी मैं पूछता हूं, आपके पास 3 मिनट का टाइम, तो भाई जिन्होंने ये याद कर लिया वो इसको एफर्ट मार के याद करो। 3 मिनट टाइम फॉर दिस।
हाँ जी बेटा। हम्म। प्यारे बच्चों, कर लिया? याद हो गया? चलो मैं मिटाऊं, किसकी टेस्टिंग करूं पहले? इसको याद कर लेना बेटा, इसको एकदम याद कर लेना है। पहले इसको याद करो, फिर लैंथेनाइड ऑक्टेनाइड्स को भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इसको याद तो करो। चलो मैं पूछूं अब, कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? मैं एक एक करके पहले मिटाता हूँ। चलो रोहित, पहले तुम बताओ मुझे। सबसे पहले रोहित से पूछूंगा मैं, फिर उसके बाद रूपम का नंबर आएगा, उसके बाद संजना से पूछूंगा। चलो रोहित बताओ। हाँ, यहाँ 3D वाले सारे। स्कैंडियम, हाँ। चलो सिंबल बताओ। नहीं, अच्छा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, बोलो बेटा। क्रोमियम, फिर मैंगनीज, इसके बाद आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, जिंक। वेरी गुड, इसको याद करो बेटा, ये बहुत जरूरी है ना, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। चलो अगला टर्म किसका मैंने बोला था? रूपम याद हुआ? हाँ, नहीं याद हुआ? वैसे देखो, मैंने अपने टाइम में एक न्यूमोनिक्स के हेल्प से इसको याद किया था। कैसे याद किया था? यारी जरा निभा मौत तक, वाई से यारी हो गया, जेडार से जरा, निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। तो ऐसे करके मैंने याद कर रखा था, बट आप डायरेक्ट याद कर सकते हो तो उससे अच्छा और कोई बात ही नहीं है ना। सो यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। लेकिन अब ध्यान रखना, यारी का मतलब यट्रियम, तो याद करना है, ये जिरकोनियम, ये नियोबियम, ये मॉलिब्डिनम, फिर बताओ टेक्नीशियम, ये रुथेनियम, रुथेनियम, रोहोडियम। देखो ये तीनों एक तरह से हैं, रुथेनियम, रोहोडियम, रेहेनियम, रुथेनियम, रोहोडियम, रेहेनियम। तो ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स ऐसे नहीं है ना कि भाई ये कोई
नॉर्थ इंडिया का नाम तो है नहीं, सोनू लिखा हुआ है, राहुल लिखा हुआ है ना, ऋतिक लिखा, ये सब तो नहीं है ना। तो इतना आसानी से नहीं याद होगा ये। पता चला कुछ नाम का ओरिजिन लैटिन है, किसी का सोर्स पता चला रशियन ओरिजिन का है, किसी का कहीं और का है, तो फिर सबका अपना स्लैंग होता है, सबका अपना नॉमेनक्लेचर का तरीका होता है। तो पूरा ग्लोब देखना है तो केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल को याद करो, तुम्हें पूरा ग्लोब से कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएंगी। देखो, जो केमिस्ट्री एज अ साइंस का डेवलपमेंट, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट जो हुआ है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अच्छी तरीके से, एंड स्कूल एग्जाम्स में बच्चे उसको अपने प्रैक्टिस में लेके आए, ये वेस्टर्न साइड में ही हुआ है। इंडिया में आप जो पूछ रहे हो कि इंडिया में नहीं हुआ, इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरीज हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली इसको उतना सिस्टमैटिक वे, इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन है बट अलग थलग पड़ा हुआ है ना। हुए हैं भाई ना, तभी तो जाकर के चीजें आई हैं। बहुत बड़े बड़े आपको साइंटिस्ट का नाम मिलेगा जो कि मतलब बिना किसी रिसोर्स एंड बिना किसी चीज के बहुत ज्यादा आगे तक उन्होंने चीजें करी हुई हैं, है ना। तो वो नाम भी है। अगर आपको कभी इंडियन साइंटिस्ट के बारे में जानना है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, प्लास्टिक सर्जरी इतना बड़ा नाम हो गया है आज के टाइम पे, बट ऐसे ऐसे सर्जन अपने टाइम पे पड़े हुए थे भाई, उनके पास तरह तरह के अपने सेल्फ डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट थे थ्रू आउट। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। और अगर आपको जानना है तो अक्षरधाम करके एक जगह है, आप जानते होंगे, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का, तो उसमें एक टूर कराते हैं बीच में, अगर आप कुछ, हाँ हाँ, बोट के अंदर, वहां पे आपको एक एक चीज कौन से टाइम पे किस तरह से, तो बड़ा अच्छा सा है वो भी मिलेगा। तो वही मैंने बोला, क्योंकि उधर साइड में, वेस्टर्न साइड में ज्यादातर चीजें हुई हैं, इस वजह से इस तरह के ऊटपटांग नाम है इसके अंदर। बट अभी क्या करें, याद तो करना पड़ेगा, है ना। तो इसको याद करना। इसका एक बड़ा मजेदार सा वो निमोनिक्स है, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। इधर उधर नहीं है, उधर इधर पिटाई और होगी। हफ्ता वरना रे। सो लैंथेनम, हाफनियम, टैंटेलम, ला हफ्ता, वरना टंगस्टन, जिसको ऐसे, इसका नाम क्या है? एनीवन हु नोज द नेम ऑफ दिस? वुल्फ्रैम बोलते हैं, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, औरम बोलते हैं एयू को, एंड एचजी को हाइड्राजीरम बोलते हैं। तो वहां से आया एचजी, जिसको हम कॉमन भाषा में मर्करी बोल देते हैं। एयू को गोल्ड बोल देते हैं, एक्चुअल उसका नाम क्या था? ऑरम, लैटिन नेम, है ना। एजी का नाम क्या है? अर्जेंटम। एजी को क्या बोलते हैं? अर्जेंटम। तो इस तरह से नाम है, इनको याद करेंगे। चलिए, लैंथेनम, आफ्नियम, टैंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी, ऐसे याद करना। याद हो गया? क्या मैं मिटाऊं इसको? चलो अच्छा, आप 2 मिनट और दे दूंगा, उसके बाद हम इस पे कुछ आगे की चीज करेंगे। जल्दी इसको खत्म कर दें।
प्यारे बच्चों, हो गया? करें, डिस्कस करें, बोलिए। आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, चलो रोहित फिर से बताओ, इस बार सही बताओ, चलो बोलो। हाँ, ऐसे ऐसे बताना है, बताओ। हाँ, वेरी गुड। हाँ, शक्ति। हाँ, वेरी गुड। चलो बताओ, पहले मैं बता दूं। वी। हाँ, टी ए है, टी एच नहीं, टी बी। देखो ये सब नाम और सिंबल मैंने बोला ना, आप कई बार करोगे तब याद होगा बेटा। तो सबसे बढ़िया चीज है, चाहे नाम कितना ही टफ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बार बार उसको सुनते हो तो उसके साथ फेमिलियरिटी डेवलप हो जाती है। बार बार सुनते हो, लैंग्वेज भी ऐसे ही याद होता है भाई। मैंने करीब अपने जिंदगी में 6 साल मैंने हैदराबाद में बिताए, 6 years। और हैदराबाद बेसिकली पार्ट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ज्वाइंट कैपिटल अभी कुछ सालों के लिए है। और वहां का कोर लैंग्वेज पता है क्या है? तेलुगु। एंड वो कहीं पे भी नॉर्थ के किसी भी लैंग्वेज के आसपास भी नहीं है, कहीं आसपास भी नहीं है। बिल्कुल ही वहां जाके लगता है कि मैं किसी और देश में आ गया। हालांकि चलो लैंग्वेज एक अपना बैरियर है, उसको छोड़ के कल्चरली तो अभी भी मतलब अक्रॉस इंडिया हमें लगता है कि हाँ इंडिया का ही पार्ट सब है, और है भी ऑफ कोर्स, है ना। तो वहां पे आप देखोगे तो लैंग्वेज किस तरह से, और उनको इधर आके लगता होगा कि मैं कहाँ गया हूँ, है ना। तो उनकी लैंग्वेज में क्या है, जैसे मान लो आपको बोलना हो कि आप कहाँ गए थे, तो एक्कडगा वेल्तुनारू, कुछ समझ में आया? हाँ, एक्कडगा वेल्तुनारू मतलब आप किधर गए थे। बैठिए, कूचोंडी, ये उनका वर्ड है ना। मैं थोड़ा बहुत हो सकता है वर्डिंग्स में गलत कर दूं, सुनिए उसका अलग तरीके से, वेलेंडी, सुनिए, है ना। खाना खा लिया पूछना होता है ना बड़ों को, अन्नम तिन्नारा, अन्नम तिन्नारा। उनके लैंग्वेज में अगर मैं ऐसे बात करें, अन्नम तिन्नारा। तो आप देखो कहीं से भी लग रहा है कुछ भी कॉमन है, नथिंग कॉमन इन आवर नॉर्दर्न पार्ट एंड लैंग्वेज ऑफ द साउदर्न पार्ट। लेकिन मैंने 6 साल स्पेंड किए तो अभी भी दिमाग में है ना, मुझे आए हुए भाई चंडीगढ़ में 3 साल से ऊपर हो गए।
लेकिन आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स जस्ट बाई लिसनिंग। मेरा कोई वो नहीं था। तो जब आप चीजों को बार बार सुनते हो तो वो याद हो जाता है। खैर चलो, वो तो बच्चों का आपस में, मैं कितनी देर भाई, कितना देर उनसे तेलुगु में तो बात नहीं करूंगा। नेचुरली आई विल स्पीक देम ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, यही दो लैंग्वेज मुझे आती है ना। तो मैं उनसे तो ऐसी बात करूंगा। तो मेरा कम्युनिकेशन उनसे इसमें ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी वो वर्ड बार बार रिपीट होते 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 एक टाइम तक मेरे दिमाग में आ ही गया। नाउ इफ एनीवन कमिंग फ्रॉम द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड स्पेशली फ्रॉम Telugu speaking states, then I can understand at least 30 to 40% of the thing that they are talking. है ना। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारा जो माइंड है वो बहुत ही लाजवाब चीज है। मतलब आप उसको अंडर एस्टिमेट करोगे तो आपका घाटा हो जाएगा। उसको आप जितना सोचोगे ना उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। माइंड को जितना आप कमजोर सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा वो पावरफुल है। आप उसके उसके मतलब उसको आप ये समझ लो लिमिटलेस पावर है उसके अंदर। आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख करके उस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो एज आई टोल्ड यू, आज हो सकता है लग रहा है भगवान, मतलब यहां से यहां कैसे याद होगा, मैग्नीरियम क्या है, लिवरवोरियम क्या है, ये सब कैसे याद होगा। बट एक बार उसके साथ टाइम स्पेंड करके तो देखो, एक बार नहीं कम से कम 10 बार 12 बारी उसको पढ़ो और एक बारी बंद करके याद करने की कोशिश करो कि मैंने क्या पढ़ा था। स्लैंग तक दिमाग में बैठ जाएगा जैसे उसको बोलते हैं। पर करना पड़ेगा, जब आप करोगे तभी होगा, है ना। तो किसी भी चीज को तैयार करना हो तो कंसिस्टेंसी, रिपीटिशन इज द की। बार बार उसको करते रहोगे तो आ जाएगा। गॉट इट। चलिए ग्रेट। तो हो गया स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, वेनेडियम, नियोबियम, टैंटलम, डुबनियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, क्या बोलते हैं, सिबॉर्जियम। ठीक है, इसके बाद बताओ, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेनियम, बोलो कौन सा। अच्छा मना किया था मैंने ऑप्शनल बोला था कि अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो। ठीक है चलो, क्या है ये भाई, हाँ बोरियम, BH। बोर साहब का नाम सुना है ना, वहीं से है बोरियम, BOHRIUM, बोरियम। तो MNTCREBH, बोरियम। इसके बाद हाँ FeRuO। ये ग्रुप बड़ा आसान भी याद करना। फेरस, नाम सुना है आपने, फेरस इज एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, FeO। तो फेरस, है ना। और इसके नीचे बताओ, हैसियम होगा, HS है। हाँ जी, इसके बाद बताओ, Cu नहीं होगा, कोबाल्ट होगा, रोडियम, इरिडियम एंड मैग्नीरियम, MT। देखो मैं सही बोल रहा हूं, मैग्नीरियम सही है ना। डाउट हो रहा है तुम लोग को मेरे ऊपर, सही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, कोबाल्ट के बाद आगे बताओ, निकल, PD, PT, बोलो डैमस्टेटियम, डैमस्टेटियम। इसके बाद कॉपर, आ जाओ कॉपर। इसके नीचे बताओ, बोलो, हाँ जी रोएंजीनियम, रोएंजीनियम RG। इसके नीचे आ जाओ बेटा,
जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, कॉपरनीशियम, सीएन, कॉपरनीशियम, तो याद हो गया ना। हाँ, सिबॉर्जियम के बाद बोरियम एंड हैसियम उसके बाद। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक्चुअली पहले जब ये एलिमेंट्स नोन नहीं थे या इनके जगह पे कोई ऑथेंटिक नहीं था कि भाई किस कंट्री के लोग ने इसको पहले डिस्कवर किया है और किसने, ऐसे नहीं होती भाई प्रॉपर्टी की लड़ाई। पहले लैंड तो दुनिया में तब से है जब से भाई यहाँ पे कोई भी एक जीव आया है, तब से है। पृथ्वी तो तब से है पूरी, उस पे किसी का राइट थोड़ी ना था कि ये मेरी पृथ्वी है, तो सबकी है भाई, जैसे तुम्हारी है वैसे मेरी है। लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन जब बढ़ा तो लोग लड़ने झगड़ने लग गए, नहीं इस एरिया में मैं रहूंगा, इसमें तुम रहोगे, इधर ये तुम्हारा है। तो फिर एक गवर्नेंस का कंसेप्ट आया, नहीं कि हाँ भाई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, उसके हिसाब से सबको रहना पड़ेगा। ऐसे तो कैसे भी लड़ते रह जाओ, फिर तो जो सबसे मजबूत है वही जीतेगा, उसी का सब कुछ हो जाएगा। तो ताकि ये सब चीजें रहे सोसाइटी के अंदर, गवर्नेंस है। एंड उस गवर्नेंस के अंदर फिर क्या चीजें आ गई कि भाई लैंड का जिसके डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे, जिसने जितना पार्ट, तो ये बहुत पुराने टाइम पे। अब उसके पीछे की बेसिस भी थी कि भाई कैसे आप क्लेम कर सकते हो कि ये आपका लैंड है, कि भाई आप पहले से इतने एम्पायर पे अपना कुछ चीज कर रहे थे, तो उसके हिसाब से एलोकेशन हो गया। इस पे बड़ा, अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो हिस्ट्री सिविक्स के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, कई जगहों पे लैंड रिफॉर्म्स किए गए हैं, फिर चेंजेस किए गए। तो वैसे ही था कि भाई मान लो सबॉर्जियम का खोज किसी दो अलग अलग कंट्री के लोगों ने अलग अलग टाइम पे कर दिया और दोनों क्लेम कर रहे हैं कि मैंने ढूंढा है, तो इसका नाम कौन करेगा, इसका अथॉरिटी तो ये है कि पहले किसने किया। तो अब ये कोर्ट केस हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट केस हो गया। अब उसमें जब प्रूफ होता है, फाइनली ये वर्डिक्ट मिला कि हाँ किसी एक ने किया है, तो उसको फिर राइट दिया जाता है कि भाई अब तुम नाम जो रखोगे वही फाइनल होगा। तो इसलिए पुराने टाइम पे जो नेमिंग था उसमें बड़ा अजीब अजीब सा देखे होगे, UUN, अननिलियम, इनका एक IUPAC का रूल था कि कैसे लिखना है। अब क्योंकि वो रहे ही नहीं तो वो आउटडेटेड चीजें हो गई, लेकिन फिर भी मैं जरूर आपको कभी डिस्कस करूंगा इसके बारे में कि कैसे लिखते थे। बोलिए बेटा, तो इतने याद हो गए आप लोगों को? हाँ, तो अब देखो, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल का जो कोर पार्ट है वो हमने दिमाग में बिठा लिया है। अब एफ ब्लॉक का टास्क मैं आपको कल के लिए छोड़ता हूं, कल के लिए। कल आप एकदम अच्छे से एफ ब्लॉक तैयार करके आओगे। अब फिलहाल मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा चीज बताता हूं, मैजिक नंबर। कहने का मतलब कि अगर आपको एक एटम ऊपर वाले सबका एटॉमिक नंबर मालूम हो, तो नीचे वालों का एटॉमिक नंबर कैसे फिगर आउट करे वो हम लोग करेंगे, है ना। हेडिंग डालो, हाउ टू डिटरमाइन एटॉमिक नंबर। हाउ टू डिटरमाइन एटॉमिक नंबर, चलें डिस्कस किया जाए। हाउ टू डिटरमाइन एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास, पहले मैं वापस से पीरियोडिक टेबल लिखूंगा, आप मेरे साथ लिख सकते हो। हाइड्रो, आप अपना लिखो, मैं अपना लिख रहा हूँ, फिर मैच कराओ, कहीं कुछ गलती हो रही है। आप पूरा लिखो पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आप अपना लिखना।
ग्रुप 17 क्या? अच्छा मैंने लिखा नहीं ना, मिस कर गया। हाँ ठीक सर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, एंड फिर आपका आता है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन और गैनेसन। हो जी, देखो मेरे दिमाग में ये निहोनियम नहीं बैठा है, NH। फिर कौन सा है? FL, फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियम। फिर लिवरवोरियम, फिर टेनिसन, निहोनियम, फ्लेरोवियम, स्कोवियम, फ्लेरोवियम, स्कोवियम, लिवरवोरियम, टेनिसन, निहोनियम, निहोनियम। ठीक है, कर लिया बेटा यहाँ तक? कितने लोगों का सही हुआ? मतलब चलो पूरा तो नहीं होगा, चलो कंसिडरिंग 10 एलिमेंट्स का मैं आपको माफी दे देता हूँ। 10 से 12 एलिमेंट अगर आपको नहीं भी इसमें याद हो सीक्वेंस में चलेगा, बट मोस्ट ऑफ द पोर्शन कितने लोगों को याद हो गया? हाँ तो देखो आज का आपका मेन काम क्या है, इसको पूरा अच्छे से दिमाग में बिठा लो बेटा, है ना? क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो ये केमिस्ट्री के वो कोर पार्ट हैं जिसको आपको पसंद हो या ना पसंद हो उससे फर्क नहीं पड़ता। नाम अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, ये मस्ट चीज है ना? तो मुझे ये कल तक पूरा रेडी चाहिए। करके आओगे? चलो ग्रेट, आ जाओ। फिर एक चीज समझाता हूं एंड फिर खत्म करते हैं अपनी। देखो बेटा, एक नंबर मैं बताता हूं, याद रखोगे? इसी पैटर्न में याद रखना। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। याद रहेगा? अगर आप ध्यान से देखो तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट है, इसमें कितने हैं? 8। इसमें कितने हैं? 8। दिख रहा है क्या? बोलो भाई। इस वाले में कितने हैं? काउंट करो। ये 2 हैं, ये 10 है, 18 और 6, सॉरी 10, 2, 12 और 6, 18। यहाँ पे कितने हैं? 18। यहाँ देखो 32 कहोगे, क्या मजाक कर रहे हो सर? इसमें 18 है तो इसमें भी 18। तो बेसिकली बेटा लैंथेनम के बाद इसके ठीक ऊपर सीरियम, ट्राजियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, समैरियम, ऐसे करके लैंथेनोइड्स हैं और एक्टिनोइड्स हैं। और ये कितने हैं? 14 हैं। सॉरी, एलयू है, हाँ ल्यूटेशियम है, सॉरी।
सीरियम, फिर CH और LR, लॉरेंस, मैं ऊपर नीचे लिख दे रहा था। तो सीरियम से लेके ये 14 मेंबर्स हैं, इधर भी ऐसे ही 14 मेंबर्स हैं, इनको याद करना है, जिनको हम क्या बोलते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स। किसके? F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये लैंथेनम के ठीक ऊपर ये सब है, सीरियम, प्रेसिडियम, बिल्कुल ऐसे। तो ये नंबर याद रहेगा, और इसमें भी देखोगे तो 32 आएगा, क्योंकि एक्टिनोइड्स का ये, इनको एक्टिनोइड्स बोलते हैं, इनको लैंथेनोइड्स बोलते हैं। याद रहेगा, ये नंबर याद रहेगा। अगर ये नंबर भी याद करना है और किसके सामने है वो भी याद करना है। जैसे ये फर्स्ट पीरियड के सामने वाला, ये सेकंड पीरियड के सामने वाला, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। कितने पीरियड है टोटल? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 ऑड नंबर है ना, तो पहला वाला नंबर एक बार आया है, बाकी सब दो बार आया है। अब अगर नंबर याद करना हो, मान लो भूल गया, तो एक तो ये है कि काउंटिंग करके देख लो। दूसरा एक और ट्रिक बताता हूं, 2n स्क्वायर से n का वैल्यू 1 रख दो तो नंबर 2 मिल गया। n का वैल्यू 2 रखो तो 2 2 जा 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 मिल गया। n का वैल्यू 3 रखो तो 18 मिल गया। 4 रखो तो 32 मिल गया। याद रहेगा ना, इजी है ये चारों नंबर। तो पहला वाला एक बारी, बाकी सब दो बारी आए हैं। अब देखो रूल क्या बोलता है वो समझा देता हूं। यहां तक कहानी अलग है और इसके बाद कहानी अलग है। यहां रूल 1 लगेगा और यहां रूल 2। ये मैं क्या बता रहा हूं, एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है। तो देखो बड़ा सिंपल सा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। 1 में इसके सामने वाला नंबर जोड़ दो, कितना हो गया? तो 3 होगा उसके नीचे वाले का। तो बताओ 3 होता है क्या? मिला के देखो। अच्छा 3 में सामने वाला जोड़ दो 8, तो कितना हो गया? 11। 8 जोड़ो 19, 18 जोड़ो 37 और ये जोड़ो 55 और 32 जोड़ो 87। चेक करो क्या ये सारे मैच कर रहे हैं। अच्छा फिर आएगा कि सर लिथियम का 3 है तो बेरिलियम का कितना होता है? 4। बोलो भाई 4 है तो 4 में 8 जोड़ दो तो 12। 12 में 8 जोड़ दो तो 20 में 18 जोड़ दो तो 38 में 18 जोड़ दो तो 56 में 32 जोड़ दो तो ऐसे होगा। अच्छा स्कैंडियम का कितना है? 21। 21 में 18 जोड़ो तो 39 में ये जोड़ो तो 57 में 32 जोड़ो तो हो गया। अब इसके बाद ऐसा मत कर देना, ये 22 है, 22 में अब यहां से थोड़ा नियम कानून बदल जाता है। इसके बाद वाले में ना जस्ट नीचे वाला ऐड किया था डायगोनली। अब गलत क्यों होगा वो आपको दिखाता हूं। ये 22 में 18 जोड़ोगे तो ये सही आएगा, इसमें ये जोड़ोगे तो ये सही नहीं आएगा। ये 57 के बाद ये कितने लोगों को याद है? 70। देखो एटॉमिक चेक करो, एटॉमिक नंबर दिया है ना 72। अब देखो ये 57 से 72 आ गया। वो इसलिए क्योंकि लैंथेनम के बाद पहले ये सब आते हैं, उसके बाद ऑस्मियम आता है। तो इसलिए इसके इधर रूल 2 है। रूल 2 क्या बोलता है कि भाई देखो टाइटेनियम, फिर जिरकोनियम, फिर हाफनियम, फिर रदरफोर्डियम, इसके सामने के नंबर से याद करो। कौन सा पीरियड है ये? 4। 18 18 32 32 याद रहेगा। वैसे इसका कितना होता है? 22। तो अब इसमें ये ऐड करो 18, तो ये कितना हो गया? बोलो ना 40 ना। 40 में ये ऐड करो, ये सामने वाला नहीं, जस्ट नीचे वाला, तो कितना आ गया ना। 72 32 ऐड करो तो कितना? 104। चेक कर लो, ये सब मैच करेगा। तो 1 2 3 ग्रुप के लिए सीधा सीधा ऐड करना है तो नीचे वाले का मिलेगा। इसमें नीचे वाले का ऐड करोगे तो नीचे वाला मिलेगा। इतना डिफरेंस है बस। ये यहां पे भी रूल लगा के देख लो। यहां 2 है, इसके सामने 2 होता है ना, इसके सामने 8। मैंने बोला था ना फर्स्ट पीरियड का नंबर 2 है, सेकंड पीरियड का नंबर 8 है, थर्ड का 8, फोर्थ का 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। बताओ इसका 2 होता है। 2 में अगर गलती से 2 जोड़ते तो 4 आता। 4 तो नियॉन का नहीं होता, तो गलत। यहां से पहचान सकते हो यहाँ पे रूल कौन सा लगता है। तो 2 में 8 जोड़ोगे तो
10 में 8 जोड़ोगे तो, 18 में 18 जोड़ोगे तो, 36 में 18 जोड़ोगे तो, बोलो 54 में 32 जोड़ोगे तो, 86 में 32 जोड़ोगे तो, मजा आ गया। किसी का भी तुम निकाल सकते हो। मान लो जिंक कैडमियम, इसका निकाल लो, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी एंड कॉपरनेशियम। जिंक का 30 होता है, इतना आपको याद रहना चाहिए, फर्स्ट नंबर तो याद ही हो जाता है। अब इसके सामने देखो, ये डी ब्लॉक वाला है, पीरियड नंबर 4 है, काउंट करके देखो ऊपर से चौथे नंबर पे आ रहा है। फोर्थ पीरियड के सामने वाला कहां से शुरू होता है? 18 से। 18 18 32 32। अब इसमें जोड़ो, ये 18 जोड़ो कितना आ गया? 48 में ये जोड़ो कितना आ गया? 80। 80 में ये जोड़ोगे 11। चेक करो मैच कर रहा है, समझ में आया? तो इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर, इसका फायदा क्या है, कभी कभी रैंडम एटॉमिक नंबर दे दिया। ऐसे मान लो पूछ देगा कि ये बताओ एटॉमिक नंबर 30 हो गया, 49 हो गया, 80 हो गया, 112 हो गया, पूछेगा क्या ये एक ही ग्रुप में है? आंसर है नहीं, क्योंकि एक ग्रुप में होते तो 30 के बाद ये 49 नहीं बल्कि 48 आता। तो इससे हेल्प मिलता है कि एटॉमिक नंबर आ गया तो इससे, वरना बड़ा तकलीफ हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? इतनी बात लिख करके आप अच्छे से तैयार करके कल वाले क्लास में आना है आपको। फिर कल हम लोग, तो कल ये जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिकली बिल्कुल रॉ फॉर्म जिसको बोलते हैं, एकदम ही नहीं आता है आपको केमिस्ट्री, वहां से शुरू करना है, तो उसका कल लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चैप्टर बाय चैप्टर पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है?